जम्मू कश्मीर में कई आतंकियों के मारे जाने से बौखलाया पाकिस्तान भारत में बड़ी संख्या में अल बद्र के आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और वहां की सेना खैबर पख्तूनख्वा में अल बद्र के आतंकियों की भर्ती कर रही है और इनमें कई आतंकी ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तानी सेना के जरिए आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। खबर ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा के नजदीक मानसेहरा के ट्रेनिंग कैंप में तो अल बद्र के ऐसे करीब 50 आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है और अब पाकिस्तान LOC पर फायरिंग की आड़ में उन्हें भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की फिराक में है। पाकिस्तान के इस प्लान को नाकाम करने के लिए गुरेज, केरन और उरी सेक्टर में भारतीय सेना को अलर्ट कर दिया गया है। LAC पर जारी तनाव के बीच भारत चीन की घेराबंदी में जुटा है। सेना प्रमुख नरवणे आज लेह का दौरा करेंगे, जहां वो भारत और चीन के कोर कमांडरों की बातचीत की समीक्षा करेंगे और इस बीच आज भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रूस दौरे पर हैं, जहां दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। तो जहां एक तरफ सेनाध्यक्ष का लेह के दौरा है और उसी के साथ साथ चीन से बातचीत की भी कोशिश यहां पर हो रही है चीन को, लेकिन दो टूक यहां स्पष्ट कर दिया गया है कि उससे अप्रैल वाली स्थिति में लौटना होगा, उसके बाद ही बातचीत का रास्ता आगे खुला रहेगा। गलवान घाटी में LAC पर चल रही तनातनी के बीच आज भारत और चीन के विदेश मंत्री आमने सामने होंगे। आज भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हो रही है। हालांकि रूस ने साफ किया कि इस बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विक्ट्री डे परेड कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मॉस्को में मौजूद हैं। LAC पर हालात सामान्य करने के लिए दोनों देशों की सेना के कमांडरों के बीच लगातार बातचीत हो रही है। ऐसे में विदेश मंत्रियों की ये बैठक भी अहम मानी जा रही है। वहीं सीमा पर टकराव के बीच कल भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत हुई और सूत्रों के मुताबिक बातचीत में भारत ने साफ कर दिया कि चीन को LAC पर अप्रैल की स्थिति को बहाल करना ही होगा, यानी चीन की सेना को अप्रैल वाली स्थिति में जाना होगा। कल चीन के मॉल्टो में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच ये बैठक करीब 12 घंटे तक चली। बातचीत में भारत ने चीन को दो टूक कह दिया कि उसकी सेना को फिंगर 4 से वापस फिंगर 8 पर लौटना होगा। 18 जून को भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 20 लोग शहीद हुए थे। इसके बाद से ही गलवान घाटी में LAC पर तनाव बना हुआ है। तो 12 घंटे तक ये जो है कोर कमांडर स्तर की बातचीत चली है, लेकिन यहाँ भारत ने ये स्पष्ट कर दिया कि चीन को जो अप्रैल में स्थिति थी उसे ही वापस लाना होगा, उसके बाद ही जो तनाव है वो खत्म हो पाएगा। यानी एक तरीके से आपको बता दें चीन ने ही ये पहल की थी कि बातचीत हो, बातचीत से कुछ समाधान निकले, इसलिए मॉन्लो में ये बातचीत रखी गई, जहां पर 12 घंटे ये बातचीत चली। लेकिन भारत ने यहाँ पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि फिंगर 4 को छोड़कर फिंगर 8 पर लौटना होगा चीन को। संदीप बोल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, ये 12 घंटे की जो कल कोर कमांडर की बैठक हुई है, इसमें और क्या महत्वपूर्ण चीज सामने निकल कर आई? देखिए, कोर कमांडर की बैठक जो हुई कल तकरीबन 12 घंटे के आसपास चली, यानी कि 10 घंटे से ज़्यादा का समय लगा इस पूरी बैठक में। और इस बैठक में ख़ास तौर पे चर्चा की गई कि जो LAC पे जो फ़िलहाल की मौजूदा स्थिति है उसको लेकर ख़ास बात यह है कि जो परसेप्शन को लेकर जिस तरीके के चीन की सेना और भारतीय सेना पेंगोंग त्सो लेक के पेंगोंग त्सो लेक में आमने सामने है, तो वहाँ पे जो है उनको कहा है कि स्टेटस को होना चाहिए, वहाँ पे स्टेटस को किया जाए कि जहाँ पे चीन पहले यानी कि फिंगर 8 के दूसरी तरफ चीन वहाँ पे मौजूद था, लेकिन अभी वो फिंगर 4 तक पहुँचा हुआ है, तो उसको वहाँ से वापस जाना पड़ेगा। और तमाम ऐसे इशू जो कि पूरे LAC पे ख़ास तौर पे कि अगर हम लोग बात करें ईस्टर्न लद्दाख की बात करें, वहाँ पे हालात कैसे डिफ्यूज़ किए जा सके, टेंशन कैसे डिफ्यूज़ किए जा सके, उसको लेकर लगातार चर्चा चलती रही। क्योंकि इतनी देर बैठक का मतलब ये है कि काफ़ी अहम चीज़ों पर जो है मुद्दों पर जो है चर्चा हुई। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे क्या है कि ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है हमेशा से, क्योंकि चाइनीज़ को जो है ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है और इंडिया को भी चाइनीज़ ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए बैठक जो है ये एक लंबी बैठक चल जाती है। और अभी फ़िलहाल कोशिश यही है कि जिस तरीके की टेंशन बनी हुई है उसको डिफ्यूज़ किया जा सके। ये दूसरी बैठक है कोर कमांडर लेवल की, पहली 6 जून को हुई थी और उसके बाद गलवान में जिस तरीके की
हिंसा हुई 15 तारीख को, उसके बाद जो है ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण थी और यही वजह थी कि पहली जो बैठक हुई थी वो भी तकरीबन 6 से 7 घंटे के आसपास चली थी और कल जो बैठक हुई है वो 10 घंटे से ज़्यादा बैठक चली। रहिए आप हमारे साथ। एलएसी पर जारी तनाव के बीच सेना प्रमुख एमएम नरवणे आज से 2 दिन के लद्दाख दौरे पर जा रहे हैं। सेना प्रमुख नरवणे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सुरक्षा और मौजूदा हालात की समीक्षा करेंगे। नरवणे भारत और चीन के कोर कमांडरों की बातचीत की समीक्षा भी करेंगे। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, कितने बजे तक पहुंचेंगे नरवणे? देखिए अर्पिता, ये कह पाना मुश्किल है कि कितने बजे पहुंचेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन यही मिल रही है कि आज वो लद्दाख का दौरा करेंगे और वहां पे हालात का जायजा लेंगे। ऐसा समझा जा रहा है कि एक दिल्ली में उनकी एक मीटिंग इस वक्त जारी है, उसके बाद ही तकरीबन 12 बजे शायद ऐसा समझा जा रहा है कि वो वहां से निकलेंगे और चूंकि 2 दिन वो वहां पे रहेंगे, यानी आज और कल, और पूरा वहां पे वो जायजा लेंगे। और इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि शायद वो LOC जो यहाँ के फॉरवर्ड पोस्ट हैं, क्योंकि लगातार सीज फायर वायलेशन हो रही है पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के दरमियान, लगातार इंडियन पाकिस्तान आर्मी की तरफ से सीज फायर वायलेशन की गई है उड़ी सेक्टर और बाकी सेक्टर्स में, तो वहाँ पे काफ़ी तनाव है। LOC पे समझा जा रहा है कि शायद वहाँ पे भी वो विजिट करेंगे और हालात का जायजा लेंगे। लेकिन जहाँ तक लद्दाख की बात है, गलवान वैली में क्या कुछ हुआ उसका जायजा लेंगे ऑन ग्राउंड, और साथ ही किस तरीके से वहाँ पे सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता है, और साथ ही जो इंडियन पोजीशन है उसको कैसे मजबूत किया जा सके ताकि चाइनीज आर्मी की तरफ से कोई ऐसी कोशिश ना हो कि वो अंदर आने की कोशिश करे। संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उधर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प का एक नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने दिखे, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि ये वीडियो कब का है और कहां का है। लेकिन वीडियो में भारत के जवानों के चेहरे पर मास्क दिखाई दिया, इसलिए माना जा रहा है कि ये वीडियो ताज़ा झड़प का हो सकता है। वीडियो में जो आवाजें सुनाई दे रही हैं उनमें भारत की ओर से चीन के सैनिकों को पीछे हटने को कहा गया। बीच में चीन के कुछ सैनिक भारत की फौज के एक अधिकारी के करीब पहुंचते दिखे तो उन्हें दूर करने को कहते भी भारत के सैनिकों को सुना गया। इसको दूर रख, सांप से दूर, सांप से दूर, नहीं सांप से दूर। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 3 दिन के दौरे पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। राजनाथ सिंह मॉस्को में दूसरे विश्व युद्ध की जीत की 75वीं सालगिरह के अवसर पर कल होने वाली विक्ट्री परेड कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भारतीय सेना के तीनों अंगों के 75 जवान इस विक्ट्री परेड में हिस्सा ले रहे हैं। रक्षा मंत्री के रूस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। दिल्ली के नारायणा इलाके के कंटेनमेंट जोन में बैरिकेड हटाने की मांग कर रहे लोगों ने पुलिस वालों के साथ मारपीट कर दी। घटना तब हुई जब पुलिस की एक टीम वहां रहने वाले लोगों के लिए राशन और खाने पीने का सामान लेकर पहुंची और इसी दौरान कंटेनमेंट जोन में लगे बैरिकेड को हटाने की मांग कर रहे लोगों ने पुलिस से मारपीट शुरू कर दी। बवाल बढ़ा तो पुलिस वाले भी मारपीट कर रहे लोगों से भिड़ गए। तभी पुलिस के एक जवान ने मारपीट में शामिल एक आदमी को पकड़ लिया, जिसे देखकर वहां मौजूद एक महिला चप्पल लेकर पुलिस वाले पर टूट पड़ी। उस आदमी को छुड़ाने के लिए वो महिला पुलिस के जवान पर ताबड़तोड़ चप्पल चलाती नजर आई। इस बीच एक पुलिसकर्मी चप्पल चला रही महिला को रोकती दिखाई दी। कई दूसरे लोग भी बीच बचाव में उतर आए, जबकि कुछ लोग पुलिस से उस आदमी को छुड़ाने की कोशिश करते दिखाई दिए। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा, हालांकि बाद में किसी तरह से पुलिस ने हालात पर काबू कर लिया। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव है, जिसे देखते हुए वहां पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, चीनी आक्रमण के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं। क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है? दरअसल राहुल गांधी की तरफ से एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं और सरकार को घेरा जा रहा है। राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा विवाद पर एक बार फिर से निशाना साधा है। LAC पर तनाव पर राहुल गांधी ने सवाल पूछा। राहुल ने पूछा कि क्या चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है? राहुल ने यह भी कहा कि चीनी आक्रमण के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि चीनी आक्रमण के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं। क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है? अरुण हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, एक तरफ से देखा जाए तो राहुल गांधी का एक के बाद एक ट्वीट चीन के मुद्दे पर सामने आ रहा है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सामने आकर कह चुके हैं कि कोई कहीं कब्जा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी से मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटे हैं।
देखिए, प्रधानमंत्री ने जब सर्वदलीय बैठक में इस बात की ताकीद की थी और स्पष्ट किया था कि भारत की ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं हुआ है और कोई भी पोस्ट किसी और के कब्जे में नहीं है, उसके बाद ही मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आई थी कि फिंगर 8 से लेके फिंगर 4 तक वो जो नो मैंस लैंड एक तरह से होता है, जहां भारतीय सेना पेट्रोलिंग किया करती थी, या उसको विवादित क्षेत्र कह लीजिए, या दोनों अपना अपना दावा कहते, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सच्चाई ये थी कि वहां पर भारत की सेना पेट्रोलिंग करती थी और उस जगह पर चीन की सेना आकर के जम गई है और उन्होंने वहां तक कब्जा कर लिया है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने सवाल पूछा था प्रधानमंत्री से, और उसके बाद आपने देखा था कि किस तरह से तमाम जब सवाल कांग्रेस ने खड़े किए थे तो प्रधानमंत्री के बयान पर प्रधानमंत्री कार्यालय से स्पष्टीकरण आया था। बहुत कम ऐसा होता है कि जब प्रधानमंत्री के बयान पर स्पष्टीकरण जारी करना पड़े, और उसके बाद कांग्रेस और ज़्यादा आक्रामक हो गई और लगातार ये सवाल पूछ रही है और हाँ या ना में एक तरफ जवाब चाहती है कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी ने भी एक लाइन में सवाल पूछा है, क्या भारतीय ज़मीन पर कब्जा हुआ है, अतिक्रमण हुआ है, हाँ या ना? इस तरह की बात वो जानना चाहते हैं और उसको लेकर के अभी अब से जब मैं आपको बात कर रहा हूँ 2 घंटे बाद कांग्रेस कार्य समिति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है सोनिया गांधी की अध्यक्षता में, और उसमें भी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो चीन के अतिक्रमण और क्या सीमा पर कब्जा हुआ है, ये स्पेसिफिक इस पर चर्चा होने वाला है और ये एजेंडा में प्रमुख है। तो चीन को लेकर के राहुल गांधी लगातार सवाल पूछ रहे हैं और मनमोहन सिंह ने भी कल अपना मुंह खोला था पहली बार। ठीक है अरुण, नजर बनाए रखिए आप। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा को इस साल के अंत तक के लिए निलंबित रखने के आदेश जारी कर दिए। ये वीजा IT सेक्टर में काम करने वाले लोगों में काफी लोकप्रिय है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि आर्थिक संकट के इस दौर में अपनी नौकरी गंवा चुके लाखों अमेरिकी लोगों के हितों के लिए ये फैसला जरूरी था। H-1B वीजा के साथ ही विदेश में अमेरिका में काम करने वालों को दिए जाने वाले कुछ और वीजा को निलंबित किया गया। नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भी होने हैं। कल से लागू होने जा रहे ट्रंप के इस फैसले का अमेरिका में काम कर रहे IT सेक्टर के भारतीयों पर असर पड़ेगा। लद्दाख में सीमा पर तनाव के बीच चीन की वायुसेना की तरफ से सैन्य अभ्यास के वीडियो जारी किए गए। ये वीडियो ऐसे वक्त में सामने आए जब चीन के साथ तनाव को देखते हुए भारतीय वायुसेना अलर्ट पर है और सीमा पर मिराज और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों को गश्त करते हुए देखा जा चुका है। और माना जा रहा है कि इसी को देखते हुए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वायुसेना ने जमीन से 4600 मीटर की ऊंचाई पर सैन्य अभ्यास किया। इसके कुछ वीडियो भी जारी किए गए। सैन्य अभ्यास में ऐसी तोपों का भी इस्तेमाल किया गया जो 1 मिनट में कई गोले दाग सकती हैं। बताया जा रहा है कि यह सैन्य अभ्यास दक्षिण पश्चिम चीन में किया गया। इसमें रॉकेट लॉन्चर और दूसरे आधुनिक हथियारों की ताकत भी दिखाई गई। जून महीने में यह दूसरी बार है जब चीन ने सैन्य अभ्यास के वीडियो जारी किए हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे चीन की दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है, जिसका जवाब भारतीय सेना पहले ही सीमा पर सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमान भेजकर दे चुकी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने महागठबंधन छोड़कर फिर से NDA के साथ आने के संकेत दिए। जीतन राम मांझी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हो चुकी है और वो फिर उनसे मिलने वाले हैं। जीतन राम मांझी अगले कदम का ऐलान 26 जून को करेंगे। राजनीति में तो कोई ऐसा होता है क्या, कोई दुश्मन है प्रबल नहीं, संभावनाओं का खेल है। हमारा जो कमेटी है, जो दिशा निर्देश देने का काम करेगी कमेटी, वही हम करेंगे। जीतन राम मांझी के तेवर को लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD भांप चुकी है। RJD मांझी को मनाने के मूड में अभी तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। कोई हम पर प्रेशर पॉलिटिक्स करेगा, ये भी RJD को कतई मंजूर नहीं। तेजस्वी एक्सप्रेस खुल चुका है, जो चढ़ेंगे उनका बेड़ा पार होगा, जो छूटेंगे उनका बंटाधार होगा। अपने पुराने साथी जीतन राम मांझी के लिए नीतीश कुमार की पार्टी JDU के तेवर नरम है। JDU ने अभी से मांझी के मूड को घर वापसी से जोड़ना शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अगर वापसी आएंगे JDU में तो ये तो घर वापसी है। यहीं से सब मुख्यमंत्री तक JDU से ही हुए। यूपी के कानपुर में एक बालिका गृह में कुछ लड़कियों के गर्भवती होने की खबर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हालांकि इस मामले में कानपुर प्रशासन ने पहले ही अपनी सफाई दी थी। कानपुर के DM ब्रह्मदेव तिवारी ने बताया कि बालिका गृह में रहने वाली जिन 7 लड़कियों के गर्भवती होने का पता चला, उनमें 5 लड़कियां वहां लाए जाने से पहले ही गर्भवती थीं, जबकि उनके अलावा बालिका गृह में पहले से रह रही 2 नाबालिग लड़कियों के भी गर्भवती होने का पता चला।
असल में यह मामला तब सामने आया जब कुछ दिन पहले वहां रहने वाली सभी लड़कियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया और उस टेस्ट में 57 लड़कियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसी जांच के दौरान पता चला कि बालिका गृह में रहने वाली 7 लड़कियां गर्भवती हैं, जिसके उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने भी इस मामले में प्रशासन से जवाब मांगा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम जी ने इस पूरे मामले में डीएम से रिपोर्ट मांगी है डिटेल के साथ कि आखिर ये महिलाएं कब गर्भवती हुईं और कहां लापरवाही की गई जहां पर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं कोरोना संक्रमित हो गई। इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए फेसबुक पोस्ट लिखी। उन्होंने कानपुर के बालिका गृह में लड़कियों के गर्भवती होने की खबर को बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस से जोड़ते हुए कड़ी निंदा की। साथ ही बालिका गृह की 57 लड़कियों के कोरोना पॉजिटिव होने पर प्रियंका गांधी ने हैरानी भी जताई। इसके अलावा इशारों में योगी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में ऐसी घटनाओं की जांच करने वाली एजेंसियों पर भी सवाल उठाए। प्रियंका गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने उन्हें झूठा करार दिया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन ने दावा किया कि योगी सरकार में राज्य की हर लड़की सुरक्षित है। प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस केवल झूठ का व्यापार करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज एक सशक्त और कानून सम्मत एक सरकार है, योगी सरकार है। योगी सरकार के समय पर हर बालिका का सम्मान सुरक्षित है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक कुएं में गिरे तेंदुए को बचा लिया गया। वन विभाग के लोगों ने बताया कि पानी की तलाश में कुएं में गिरे तेंदुए को बाहर निकालने में काफी परेशानी हुई। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद 30 फीट गहरे कुएं में गिरे तेंदुए को बचा लिया गया। कुएं में तेंदुए के गिरने की जानकारी सबसे पहले गांव वालों को लगी। गांव वालों ने एक चारपाई को कुएं में उतारकर उसे बाहर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद वन विभाग के लोग वहां पहुंचे और तेंदुए को बचाने के काम में जुट गए। रस्सी की मदद से पिंजरे को कुएं में उतारा गया और फिर जैसे ही तेंदुआ पिंजरे में घुसा, उसे सावधानी बरतते हुए ऊपर खींच लिया गया। पिंजरा कुएं में उतार कर उसको रेस्क्यू किया गया। कुएं की गहराई लगभग तकरीबन 30 फीट के आसपास में थी। बिहार के नवादा में तय वक्त में पुल नहीं बन पाने से लोग अपनी जान खतरे में डालकर नदी पार कर रहे हैं। बताया गया कि नवादा के पूर्व सांसद गिरिराज सिंह ने इलाके में पुल बनाने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक पुल का काम पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लोग अपनी जान खतरे में डालकर नदी पार करने पर मजबूर हैं। नदी पार करने के लिए आसपास के लोगों ने टायरों के ऊपर बल्लियां बांध दी और उन पर बैठकर नदी पार करते नजर आए। अपनी जान खतरे में डालकर ये लोग हर रोज इसी तरह नदी पार करते हैं। लोगों के साथ ही कई मोटरसाइकिलें भी इसी तरह वहां से गुजरती दिखी। इतना ही नहीं, एक महिला तो खुद ही तेज बहाव के बीच नदी के एक सिरे से दूसरी ओर जाती नजर आई। इलाके के लोगों ने पुल बनने में हुई देरी पर काफी नाराजगी भी जताई। पुल नहीं बनने के कारण आवागमन में बहुत दिक्कतें हो रही है। लोगों ने प्रशासन से पुल के काम में तेजी लाने की मांग की ताकि उनकी ये परेशानी जल्द से जल्द दूर हो सके। जल्दी से पुल बन जाएगी, आदमी के आवे जाए के सुविधा हो जाए, बढ़िया हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश वियतनाम की राजधानी हनोई में गोल्ड प्लेटेड यानी सोने की परत चढ़ी टाइलों से एक होटल बनाया गया। इस 25 मंजिला होटल की बाहरी दीवारें पूरी तरह से सोने की परत वाली टाइलों से ढकी हैं और दावा है कि दुनिया में इस तरह का यह पहला होटल है जो ऊपर से नीचे तक सूरज की रोशनी में चमचमाता नजर आया। लेकिन इस होटल की चमक इसकी दीवारों पर ही खत्म नहीं हुई। होटल के अंदर बड़े पैमाने पर हुआ सोने का इस्तेमाल देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। दीवारों से लेकर छत और लिफ्ट के दरवाजों पर सोने की परत चढ़ी दिखी। बाथरूम में सिंक, बाथटब, नल और फव्वारे भी गोल्ड प्लेटेड नजर आए। यहाँ तक कि कमोड भी सोने की वजह से चमकता दिखा। इतना ही नहीं, होटल के छत पर बने स्विमिंग पूल में भी सोने की परत चढ़ी टाइलें नजर आईं। होटल को बनाने में पैसा पानी की तरह बहाया गया, तो इसका लुत्फ उठाने के लिए कीमत भी मोटी रखी गई है। बताया गया कि इस होटल का एक रात का किराया 250 अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 19,000 रुपए होगा। चीन की कंपनी के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए यूपी की योगी सरकार ने पीटी हैक्सिंग कंपनी की तरफ से भेजे के करीब 8,000 बिजली के मीटरों को लगाने से रोक दिया। ये दावा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने किया। जानकारी के मुताबिक यूपी के ऊर्जा विभाग ने सरकारी कंपनी EESL से बिजली के मीटर मंगवाए थे। EESL की तरफ से जो 8,000 मीटर भेजे गए उसे चीन की कंपनी पीटी हैक्सिंग ने बनाया था। दावा किया जा रहा है कि पीटी हैक्सिंग कंपनी ने इंडोनेशिया के नाम पर ये टेंडर लिया था। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को मामले की जांच के निर्देश भी दिए हैं।
मणिपुर के इंफाल में जमीन खिसकने के बाद हाईवे से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। जमीन खिसकने की वजह से हाईवे के एक हिस्से को बुरी तरह नुकसान पहुंचा, जिसके बाद प्रशासन और हाईवे के काम से जुड़ी कई टीमें वहां पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। जमीन खिसकने के बाद हाईवे पर हर तरफ पत्थरों और मिट्टी का ढेर लग गया था, जिसे कर्मचारी खुदाई करने वाली मशीनों से हटाते दिखे। इस घटना के बाद हाईवे पर ट्रैफिक भी पूरी तरह रुक गया और वहां सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। हाईवे पर कई घंटों से फंसे लोग काफी परेशान दिखे। फोन के नेटवर्क भी नहीं जो किसी को फोन करके बुला सके या कुछ कर सके। हालांकि इस काम में लगी टीमें काफी तेजी से हाईवे की मरम्मत करती दिखी और उन्होंने जल्द से जल्द हाईवे पर ट्रैफिक शुरू करने का भरोसा दिया। गुजरात में कोस्ट गार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सीमा से सटे इलाकों में फिर चरस के 50 पैकेट बरामद किए। बताया जा रहा है कि इस चरस की कीमत करीब 75 लाख रुपए है। कोस्ट गार्ड को चरस के ये पैकेट समुद्र में तैरते हुए मिले। पिछले 2 दिनों में भी अलग अलग जगह से कोस्ट गार्ड को चरस के पैकेट मिले। माना यह जा रहा है कि कोई बड़ा कंसाइनमेंट सालों पहले डूब गया होगा, जिसके पैकेट्स अब तैरकर सामने आ रहे हैं। सेना प्रमुख इसी हफ्ते लद्दाख का दौरा करेंगे। चीन के साथ तनातनी के बीच सेना प्रमुख MM नरवणे इसी हफ्ते लद्दाख का दौरा करेंगे और वहां सुरक्षा हालात की जानकारी लेंगे। बुल्गारिया के टेनिस खिलाड़ी ग्रिगोर दिमित्रोव को कोरोना वायरस हो गया। अब वो क्रोएशिया में उस चैरिटी मैच में हिस्सा नहीं लेंगे जहां सर्बिया के नोवाक जोकोविच को भी हिस्सा लेना था। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक मकान में घुसे कुछ बदमाशों ने एक बुजुर्ग की हत्या कर दी और सामान लूटकर फरार हो गए। राजस्थान की अलवर जेल में बनाए गए एक डिटेंशन सेंटर से 4 विदेशी नागरिक भाग गए, जिनमें ज्यादातर बांग्लादेश के रहने वाले हैं। सभी विदेशी नागरिकों को सजा पूरी होने के बाद उनके देश भेजे जाने तक ऐसे डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। 4 बांग्लादेशी नागरिक आज दीवार में फांद के और भागने में कामयाब हो गए। राज ठाकरे की पार्टी MNS ने मुंबई के घाटकोपर में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कुछ कंपनियों पर सही तरीके से PPE किट नहीं बनाने का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की गई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में कुछ नाबालिग विदेशी भी शामिल हुए थे। खबर है कि तबलीग से जुड़े 16 नाबालिग विदेशियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। साथ ही दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी भी दे दी है, जो इन पर आखिरी फैसला लेगा। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर सभी को राजधानी में बनाए गए सेंटरों में रखा गया है। स्पेन में चल रही ला लीगा फुटबॉल लीग के एक मैच में रियल मैड्रिड ने 2-1 से जीत हासिल कर ली। इसी के साथ वो टूर्नामेंट में पहले स्थान पर पहुंच गया। राजस्थान के कोटा में एक आदमी पर अपनी पत्नी को चाकू मारकर घायल करने का आरोप लगा। बताया गया कि इन दोनों की ये दूसरी शादी थी और कुछ वक्त के बाद महिला उसे छोड़कर अपने पहले पति के पास चली गई, जिसकी वजह से वो नाराज हो गया और महिला पर उसके पहले पति के सामने ही चाकू से हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में ये तीनों बीच सड़क पर झगड़ते हुए नजर आए। झगड़ा इतना बढ़ गया कि लाल शर्ट पहने ये आदमी ने इस महिला पर हमला कर दिया, जिसमें उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया। इसी आदमी को छोड़कर महिला अपने पहले पति के पास चली गई थी। वो मेरे खिलाफ झूठा केस दर्ज कराने आया था, जिसपे फिर मैं भी आई पीछे पीछे। तो मैं जैसे ही बाहर निकली ना, तो ये मेरे बाहर चाकू मार दिया उसने। नोकझोंक के दौरान महिला उसे रोकने की कोशिश करती दिखाई दी, जबकि वो आदमी महिला से बचते हुए भागने की कोशिश करता दिखा। यही नहीं, उसने महिला के पहले पति से भी हाथापाई की, जिसकी वजह से उसे भी चोटें आई। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया है। मारे गए दोनों आतंकी जैश के टॉप कमांडर थे। इस मुठभेड़ में एक CRPF जवान भी शहीद हो गया। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच पुलवामा के बदजू इलाके में मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। माना यह जा रहा है कि अभी कुछ और आतंकी इस जगह पर छिपे हो सकते हैं। सुरक्षा बल ने पिछले 17 दिन में 35 आतंकी मार गिराए हैं। बिहार के किशनगंज में बारिश की वजह से एक पुल टूटकर बह गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। नदी पर बना बांस का पुल तेज बारिश नहीं झेल सका और पानी में बह गया। यही वजह रही कि लोग जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार करते नजर आए। नदी पर बना बांस का पुल इतना कमजोर था कि मानसून की पहली बारिश भी झेल नहीं सका और ध्वस्त हो गया।
कोरोना संकट में पुल टूट जाने से लोग इतने परेशान थे कि उन्हें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ही नहीं रहा। लोगों ने बताया कि हर साल उन्हें मॉनसून में ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। आदमी किसी तरह नाव के सहारे इस पार से उस पार जान को हथेली में लेकर पार करता है। साथ ही मुश्किल हालात से जूझ रहे लोगों ने सरकार से नदी पर पुल बनवाने की मांग की। वहीं इस मामले में विपक्ष ने भी सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए जनता की उपेक्षा का आरोप लगा दिया। आपदा विभाग से भी मजबूत चचरी का पुल बनाना चाहिए था, जिससे लोग पार हो जाते। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन किया। लोगों ने राष्ट्रपति पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। ब्राजील में कोरोना से अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 11 लाख लोग इसकी चपेट में हैं। यही वजह रही कि लोगों का गुस्सा राष्ट्रपति पर फूट पड़ा और वो इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। इस प्रदर्शन में शामिल लोगों में कुछ लोग हाथों में मशाल पकड़े दिखे, जबकि कुछ लोग झंडे लिए नजर आए। मशालों के जलने से उस इलाके में धुआं भी छा गया। इन प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर मार्च निकाला और राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने एक दूसरे के बीच तय दूरी तो नहीं बनाई, लेकिन ज्यादातर लोग मास्क या फिर कपड़ों से मुंह को ढके नजर आए। लोगों ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति ने इस महामारी को गंभीरता से नहीं लिया और न ही लोगों को इससे बचाने के ठोस उपाय किए गए। पेट्रोल और डीजल के दाम में 17वें दिन लगातार बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 20 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं, जिसके बाद दाम 79 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर हो गए। दिल्ली में डीजल की कीमत 55 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है, जिसके बाद दाम 79 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर हो गए। वहीं मुंबई में पेट्रोल 86 रुपए 54 पैसे और डीजल 77 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर हो गया। तो एक साथ अगर हम देखें 17 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर कई जगहों पर तकरीबन 80 रुपए के करीब अब पेट्रोल और डीजल के दाम दिख रहे हैं। और ऐसे में लोग जो है वो बेहद परेशान है और उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो प्राइस है वो थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि लगातार ये 17वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पिछले 7 दिनों में कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं। 21 जून को 51 पैसे, 22 जून को 33 पैसे और 23 जून को 20 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़े। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर गरीबों में मिलने वाले मुफ्त अनाज की योजना को अगले 3 महीने तक बढ़ाने की अपील की है। अभी सरकार की अंत्योदय अन्न योजना के मुताबिक 30 जून तक गरीबों और प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा, लेकिन सोनिया गांधी ने ये योजना अगले 3 महीने तक बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने गरीबी की मार झेल रहे लोगों के लिए अस्थायी राशन कार्ड भी जारी करने की प्रधानमंत्री से अपील की। स्पेन के वेलेंसिया में पुलिस ने ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके ठिकाने पर छापा मार दिया। बताया गया कि पुलिस पिछले कई महीनों से इन तस्करों का पीछा कर रही है और जैसे ही उसे इन तस्करों के बारे में सटीक जानकारी मिली, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इससे पहले वहां तस्करों की कई गाड़ियां मौजूद नजर आईं। कुछ ही देर में पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। पुलिस को देखते ही वहां हड़कंप मच गया। तभी एक तस्कर वहां से बचकर भाग निकला, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो भाग पाता, पुलिस की एक गाड़ी उसके सामने आ गई और उसे दबोच लिया गया। हथियारबंद पुलिस वालों ने सभी तस्करों को काबू कर लिया। बदमाशों को पकड़ने के बाद पुलिस ने उनके ठिकाने पर छापेमारी की, जहां से कोकेन की भारी खेप बरामद की गई। यही नहीं, एक कंटेनर में लदी कोकेन को भी जब्त कर लिया गया। इस कार्रवाई में करीब 4 टन कोकेन जब्त करने का दावा किया गया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के साथ प्लाज्मा देने के नाम पर ठगी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में कोरोना मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया जा रहा है और इसमें ठीक हुए लोगों के खून से प्लाज्मा लेकर दूसरे मरीजों का इलाज किया जाता है। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के एक जानकार को प्लाज्मा की जरूरत पड़ी, जिसके बाद उनकी एक आदमी से फोन पर बातचीत हुई, जिसमें उसने खुद को राम मनोहर लोहिया अस्पताल का डॉक्टर बताया और प्लाज्मा देने के बदले पैसों की मांग की। लेकिन पैसा मिलने के बाद उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया। रामनिवास गोयल ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी का नाम अब्दुल करीम उर्फ राहुल ठाकुर है और वो यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इस बात का भी पता चला कि लोगों को ठगने के लिए वो लगातार अपना नाम और धर्म बदलता रहता था। कॉन्टैक्ट करने के बाद उसने, ठीक है जी, हम 4 लोग हैं, हम चारों डॉक्टर हैं मेडिसिन विभाग में, हम डोनेट कर देते हैं, लेकिन चलने से पहले हम तब चलेंगे जब हमारे अकाउंट में 450 रुपये आप भेज दें किराए का। मैंने तो छोटा सा अमाउंट है, कोई ख़ास बात नहीं है।
उन्होंने एक नंबर मुझे दिया, मैंने उसमें 450 रुपया हाँ ट्रांसफ़र कर दिया। मॉनसून के कारण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से ज्यादातर जिलों में हालात खराब हैं और सड़कें पानी में समा चुकी हैं, जिसकी वजह से कई गांवों का आपस में संपर्क टूट गया। दंतेवाड़ा में एक टापू में बदल चुके एक गांव में स्वास्थ्य विभाग की एक टीम फंस गई। गांव से निकलने की कोशिश कर रही स्वास्थ्य कर्मियों की इस टीम को जान हथेली पर रखकर रास्ता पार करना पड़ा। सरकार के मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के तहत ये टीम इस गांव का दौरा करने पहुंची थी, जो गांव में ही फंस गई। कमर तक के पानी में डूबकर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए लोगों ने धीरे धीरे रास्ता पार करना शुरू किया। मुसीबत कमर तक डूबने की नहीं थी, मुसीबत तो यह थी कि अगर पानी का बहाव अचानक तेज हो जाता तो लोगों को अपने साथ बहाकर ले जा सकता था। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी हालात बेकाबू दिखे। शहर की कई अहम सड़कें जैसे गायब हो गई। एक तस्वीर में दिखा कि घर से निकले 2 लोग लहरों के बीच फंस गए। वीडियो देखकर एक बार तो मन में सवाल उठ सकता है कि ये लोग तालाब के बीच में आए ही क्यों, लेकिन ये तालाब नहीं बल्कि एक सड़क है जिस पर पानी की लहरें तेज रफ्तार से बह रही थी। लहरों की रफ्तार ऐसी कि जरा सी लापरवाही होते ही पानी अपने साथ बहाकर ले जाए। लेकिन कांकेर और दंतेवाड़ा ही नहीं बल्कि राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिले लगातार हो रही बारिश से बेहाल हो चुके हैं, जिनमें बालोद जिला भी शामिल है। बालोद में किसानों की मेहनत पर बादलों ने पानी फेर दिया। दूर दूर तक फैली फसल आसमान से बरसी आफत की वजह से चौपट हो गई। धमतरी में भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से बांधों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि बांधों में जमा होने वाला पानी ही आसपास के कई जिलों में खेती के लिए पहुंचाया जाता है, लेकिन अगर बांधों से पानी छोड़ने की नौबत आ गई तो मुसीबत कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। अनुमान है कि अगले 3 दिन तक राज्य के अलग अलग जिलों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,933 नए मामले सामने आए, तो वहीं 24 घंटे में 312 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के मरीज बढ़कर 4,40,215 हो गए हैं, जबकि देश भर में कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 14,000 से ऊपर हो गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अम्फन तूफान के बाद राहत सामग्री नहीं मिलने से नाराज लोगों ने बीडीओ के दफ्तर पर पथराव कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग बीडीओ ऑफिस पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। इससे पहले राहत सामग्री दिए जाने की मांग करते हुए इलाके के लोग वहां प्रदर्शन करते दिखे, लेकिन हंगामा तब हो गया जब भीड़ देखकर बीडीओ ऑफिस का गेट बंद कर दिया गया, जिससे नाराज प्रदर्शन कर रहे लोग गेट तोड़कर अंदर घुस गए। हालांकि वहां मौजूद कुछ पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के आगे उनकी एक न चली। बवाल का दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग सड़क पर सामान तोड़ते हुए दिखाई दिए। कोई कुर्सी पटकता दिखा तो कोई बर्तनों को लात मारता नजर आया। बाद में वहां पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को हटाकर मामला शांत कराया। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट मिलते ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई कि जम्मू कश्मीर से आए कुछ आतंकी दिल्ली में घुसने की फिराक में, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के जवानों ने सुरक्षा बढ़ा दी और सड़कों पर बैरिकेड लगाकर संदिग्ध गाड़ियों की जांच की। दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले में और जो रिंग रोड है, ये जीटी कैनाल रोड है, यहाँ पर कई जगह पर बैरिकेड्स इस तरह से लगाए गए हैं ताकि जेएंडके नंबर की गाड़ियों को देखा जा सके। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी हरियाणा या जम्मू कश्मीर नंबर की गाड़ी की मदद से दिल्ली में घुस सकते हैं, जिसके बाद पुलिस वालों ने कई गाड़ियों को रोककर उनकी तलाशी भी ली, जबकि कई ट्रकों को भी रोका गया और उनकी भी जांच की गई। एलओसी पर बेवजह की गोलाबारी कर भारत को उकसाना पाकिस्तान फौज को भारी पड़ रहा है। भारत की तरफ से ही की गई जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान को पीओके के सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी करना पड़ा है। सभी अस्पतालों को पाकिस्तानी सेना के जवानों के लिए रिजर्व रखने को कहा गया। साथ ही लोगों से ब्लड बैंक में खून जमा करने की अपील भी की गई। पिछले 3 दिनों में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 17 जवान मारे गए, जबकि पीओके में उसकी कई पोस्ट तबाह हो चुकी है। तो पीओके के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है, बेड रिजर्व करने को कहा गया है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है। रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा था, जिसका जवाब अब भारतीय सेना मुंहतोड़ तौर पर दे रही है और उसके बाद अब पाकिस्तान में अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया।